हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोग ये जानने का प्रयास किए कि आपका रासायनिक समीकरण को लिखने से क्या लाभ होता है। हम लोग इस पे डिटेल में डिस्कशन भी किए कि अगर किसी भी अभिक्रिया का आप समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उस समीकरण से आपको क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और ये जानने का और ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग अगर रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या तरीका हम किस प्रकार अगर रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही एक सूटेबल तरीका होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपको रोड पर चलने का बहुत सारा तरीका, आप अगर रोड पर चलते हैं तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप दाएं बाएं जैसे भी चल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप एक तरीके से चलिए, ठीक है, अगर आप उस तरीके को, अगर आप उस नियम को फॉलो करते हैं तो आपको उससे फ़ायदा होगा, और अगर उन नियम को फॉलो आप नहीं करते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा कि आपके साथ सड़क दुर्घटना भी हो सकता है, क्योंकि आप उस नियम का फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ हम लोग आज रासायनिक समीकरण में समझेंगे कि अगर आप रासायनिक समीकरण के नियम को फॉलो नहीं करते हैं और अगर रासायनिक समीकरण के नियम को आप नहीं समझते हैं तो आपके साथ दुर्घटना ये होगा कि जो आप रासायनिक समीकरण को लिखे हैं ये रासायनिक समीकरण आपका गलत हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम रासायनिक समीकरण को एक बेहतरीन तरीके से और एक सही वे में लिखें तो इसके लिए एक नियम को जानना बहुत ही ज़रूरी। तो देखिए, हम लोग एक एक करके इन नियमों का समझने का और जानने का प्रयास करें। ठीक है, आपका देखिए सवाल यही है कि रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम को लिखें। ये आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर में पूछ देगा, कह देगा आपको कि रासायनिक समीकरण के लिखने के क्या क्या नियम हैं। आप 2 नियमों को लिखिए और एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना। सबसे पहले आप लोग समझिए, जब हम फर्स्ट क्लास आपको बताए थे तो उसमें ये हम आपको समझाने का प्रयास किए थे कि आपका अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। अगर सबसे पहले हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो उसमें जो सबसे पहला चीज़ होता है वो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आपका अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं, C+O2। C एक अलग तत्व है, इसको हम लोग कार्बन बोलते हैं। ऑक्सीजन एक अलग तत्व है और इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, C एक तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन एक तत्व, और ये दोनों अलग अलग तत्व है। ठीक है, इनके परमाणु आपस में एक दूसरे से सहायता करके एक दूसरे से मिलकर CO2 बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम कहें कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले कि इसमें कौन आपका अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। तो ये चीज़ आपको पता है कि ये आपको अभिकारक नज़र आ रहा होगा। आप ध्यान से इसको देखिए और इसी से आपको जितना पॉइंट है, इन पॉइंट को आप खुद से लिख सकते हैं अगर इसको आप समझ लीजिए तो। अगर आपने इसको समझने का कोशिश नहीं किया तो आप रट्टा मारिएगा, लेकिन कुछ देरी के बाद भुला सकते भी हैं। तो ये आपका अभिकारक है और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना इसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, ये आपका प्रतिफल है। अगर हम रासायनिक समीकरण को लिखें, ये एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है जिसमें हम ये चीज़ आपको बताएं कि अगर रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो उसमें हम संकेत या सूत्र का प्रयोग करते हैं। संकेत या सूत्र यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे एक कार्बन है,
कार्बन का संकेत C होता, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो O2 होता है, और ये दोनों आपस में मिलकर CO2 बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर C और O2 अभिकारक हो गया और CO2 प्रतिफल हो गया। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और जानने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर हम ये अभिकारक लिख रहे हैं तो ये अभिकारक लिखने में हम बीच में प्लस का साइन देते हैं। प्लस का चिन्ह हम इसलिए देखते हैं ताकि हमको नज़र आए कि ये एक अलग तत्व है और ये एक अलग तत्व है, यानी कि ऑक्सीजन अलग तत्व है और आपका कार्बन अलग तत्व है। अगर हम आपसे कहें कि दाल और चावल, ठीक है, अगर दाल और चावल दोनों को एक ही में मिला देते हैं तो हमको ये चीज़ नहीं पता चलता। हालांकि ये चीज़ ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि ये हमारा चावल और ये हमारा दाल है, लेकिन अगर दोनों को अलग अलग करके रखें, जैसे कि एक थाली में हम चावल को रख दें और दूसरे थाली में हम आपका दाल को रख दे, तो हमें दोनों चीज़ पता चल जाएगा कि इसमें कौन आपका दाल है और कौन चावल है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करते हैं कि एक में दाल ले लिए और एक में चावल ले लिए और दोनों के बीच हम थोड़ा सा गैप छोड़ दिए, तो हमको ये पता चला कि ये आपका चावल है तो ये आपका दाल है। उसी प्रकार इसमें है कि एक आपका कार्बन है तो दूसरा ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में अलग अलग हो गया। तो अब हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको ये समझाने का कोशिश करते हैं कि अगर आप किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो लिखने के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है ताकि आपको ऐसा लगे कि जो हम चीज़ें लिख रहे हैं वो एकदम सूटेबल है। ठीक है, देखिए पहला इसमें कहता है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक क्या होता है, इसको हम समझाएं आपको कि अभिकारक हम लोग वैसे तत्व को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और दूसरा एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन ये दोनों अभिकारक हैं। तो अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, ठीक है, संकेत क्या हो गया, कार्बन का हमने C लिख दिया, ऑक्सीजन का O2 हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया, सोडियम का Na हो गया, ये सारा संकेत हो गया। और पिछले क्लास में हम लोग इनके बारे में जानने का कोशिश भी किया था और हम आपको बताए थे कि किसको हम संकेत कहेंगे और किसको सूत्र कहेंगे। तो अगर सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आप किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक को लिखते हैं तो उनमें आप संकेत या सूत्र का प्रयोग करते हैं, और अगर आप संकेत या सूत्र का प्रयोग कर लें तो समीकरण को हम लोग बाईं ओर लिखेंगे। बाईं ओर किसको लिखेंगे, अभिकारक को। अगर हम यहाँ पर कहें, आप लोग अभी इसको छोड़ दीजिएगा, ये हो गया हमारा बाईं ओर और ये हो गया हमारा दाईं ओर। तो जो बाईं ओर हो गया, जो ये बाईं ओर है उसको अभिकारक बोलेंगे और जो दाईं ओर हो गया उसको प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका तीर का निशान, इस तीर के निशान को ये हम लोग बाईं ओर बोलते हैं और ये दाईं ओर। तो जो बाईं ओर होता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं और दाईं ओर जो होता है उसको प्रतिफल कहते हैं। तो बाईं ओर आपका अभिकारक हो गया और दाईं ओर प्रतिफल हो गया। तो वही कहता है कि अगर किसी भी अभिक्रिया में आप अभिकारक को लिखते हैं उसके संकेतों और सूत्रों की सहायता से, तो हम उसको बाईं ओर लिखते हैं। यानी कि पहला पॉइंट हम लोग को यही क्लियर हुआ कि अगर किसी भी आप अभिक्रिया के अभिकारक को लिखते हैं तो हमेशा के लिए बाईं ओर लिखिए। बाईं ओर जो भी आपको तीर के निशान के बाईं ओर दिखे उसको आपको बोलना है कि ये आपका अभिकारक है, और दाईं ओर दिख जाए तो उसका प्रतिफल है। तो इसमें एक और पॉइंट देखिए, यहाँ पर कहता है अभिक्रिया के प्रतिफलों को, ठीक है, हम एक दूसरे से आपको रिलेट करके बता रहे हैं
कि अगर आपने अभिकारक के बारे में जान लिया तो आप प्रतिफल के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो वही कहता है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों और सूत्रों की सहायता से, ठीक है, संकेतों और सूत्रों की सहायता से समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। हम यहाँ पर समीकरण लिख दिए और ये भी आपको बता दिए कि अगर इस तीर के निशान के बाईं ओर है तो इसको अभिकारक बोल देंगे, और इस तीर के निशान के दाईं ओर है तो ये प्रतिफल हो गया। यानी अगर हम किसी भी समीकरण को लिखते हैं तो समीकरण को लिखने में अभिकारक को हम बाईं ओर लिखते हैं, अभिकारक को हम बाईं ओर लिखते हैं और प्रतिफल को दाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक को बाईं ओर और प्रतिफल को दाईं ओर लिखते हैं, और लिखने में हम आपका सूत्र और संकेत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 2 हो गया। एक और चीज़ इसमें देखिए कि यदि हम लिख रहे हैं इसमें एक कार्बन को और दूसरा ऑक्सीजन को, तो हम इन दोनों के बीच प्लस का चिन्ह देते हैं। प्लस का चिन्ह देने का मतलब ये हुआ कि दोनों अलग अलग चीज़ हमको पता चले। अब देखिए, अगर हम लिखें H2 प्लस O2, ठीक है, ये H2 हो गया, ये O2 हो गया, लेकिन अगर यही दोनों को हम एक में मिला दें H2O, तो देखिएगा आप क्या कि ये आपका जल हो गया। H2O का फॉर्मूला जल होता है, तो ये जल हो गया, लेकिन जब ये दोनों को अलग अलग लिख दिए तो ये आपका ऑक्सीजन हो, ये आपका हाइड्रोजन हो गया और ये आपका ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों का हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये अभिकारक हो गया और ये हमारा प्रतिफल हो गया, क्योंकि देख रहे हैं कि तीर के निशान के ये बाईं ओर है और तीर के निशान की ये दाईं ओर है। यदि दाईं ओर है तो प्रतिफल और बाईं ओर है तो इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा अभिकारकों को, ठीक है, अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता, मतलब कि जब भी हम समीकरण लिखते हैं तो अभिकारकों के बीच हम प्लस का साइन देते हैं। उसी प्रकार इसमें कह रहा कि प्रतिफलों के सूत्रों के बीच हम धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर प्रतिफल में 2 प्रतिफल आ गया, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, देखिए ये Zn है प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 मिलके क्या बना दिया, ZnSO4 प्लस H2। इसमें एक और चीज़ हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये आपका जिंक है, ये धातु है, ठीक है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जब ये जिंक इस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4, ठीक है, ये बनाएगा इसके साथ ZnSO4 और H2 बाहर निकल जाएगा। H2 बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम समझाते हैं, आप इसको सोचिए, जैसे अगर कोई ये जिंक है, ठीक है, और जिंक ये जाके इससे मिल गया, ठीक है, मतलब कि ये जिंक जाके H2SO4 से कहता है, H2SO4 के SO4 से कहता है कि तू हाइड्रोजन का साथ छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे। तो कहता है ठीक है भाई, SO4 H2 का साथ छोड़ देता है और जिंक के साथ क्या होता है, दोस्ती कर लेता है। तो यहाँ जिंक के साथ दोस्ती किया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। अगर कोई भी तत्व बाहर निकलता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसको अगर एक तीर के निशान से ऐसे कर देते हैं ऊपर की ओर, तीर के निशान को ऊपर की ओर कर देते हैं, तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ये चीज़ बाहर निकल रहा है। अगर कोई चीज़ बाहर निकलता है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसमें आप एक तीर का निशान लगा दीजिए। तीर का निशान ऊपर की ओर लग गया, इसका मतलब हम ये चीज़ समझ गए कि ये चीज़ें बाहर निकल रही है। ठीक है, सबसे लास्ट में आपको यही कहता
कि अभिकारकों और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल क्या हुआ ये तो आप लोग जान लिए। तो अभिकारक और प्रतिफल को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग किया जा सकता। जब भी हम समीकरण को लिखते हैं तो आप अभिकारक और प्रतिफल दोनों के बीच में एक तीर चिन्ह देते हैं। जैसे देखिए, ये आपका अभिकारक था और ये प्रतिफल था, इन दोनों के बीच तीर चिन्ह दिए। ये अभिकारक था, ये प्रतिफल था, इन दोनों के बीच तीर चिन्ह दिए। ठीक है, तो वही कह रहा कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग लिखा जा सकता है। तीर चिन्ह से हमें ये पता चलता है कि तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक है और तीर चिन्ह के दाईं ओर प्रतिफल है। तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक है और तीर चिन्ह के दाईं ओर प्रतिफल है। ठीक है, तो यही आपका था कि रासायनिक समीकरण के लिखने के कुछ तरीका है। अगर इन तरीकों को आप फॉलो करते हैं तो आपका सड़क दुर्घटना नहीं होगा। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर अगर रोड पे आप चलते हैं तो आपको सड़क दुर्घटना हो सकता है। आपके साथ रासायनिक समीकरण को लिखने में भी यही हो सकता है कि आपका रासायनिक समीकरण गलत हो सकता है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जब भी आप रासायनिक समीकरण को लिखें तो इन बातों का ज़रूर ध्यान दें। तो यही था आपका रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, और इसमें हम जानने का प्रयास किए कि हम रासायनिक समीकरण को किस प्रकार सही कर सकते हैं, किस प्रकार सूटेबल ढंग से लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग जानने का प्रयास किए कि अगर हम अभिकारक को लिख रहे हैं तो उनके बीच प्लस का साइन देना। अगर प्लस का चिन्ह देते हैं इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो तत्व है वो एक अलग अलग तत्व है। जैसे एक इसमें कार्बन हो गया तो दूसरा ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह देने का मतलब यही हुआ कि हम दोनों तत्व को अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद तीर चिन्ह देने का मतलब ये हुआ कि हम ये पता कर रहे हैं कि इसमें कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। तो तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक है और तीर चिन्ह के दाईं ओर प्रतिफल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ेंगे, जिसमें आपका होगा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, फिर आपका हो जाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन। ये चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।